एक 13 साल की लड़की अपने पिता के साथ गाड़ी से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में एक गांव पड़ता है और उस गांव को देखने के बाद वह अपने पिता से गाड़ी रोकने का आग्रह करने लगती है, लेकिन उसका पिता गाड़ी नहीं रोकता है और बच्ची की बात को मजाक में लेकर ऐसी गाड़ी चलाता रहता है। उसके बाद जो वह 13 साल की लड़की होती है वो चीखने चिल्लाने लगती है और अपने पिता से जोर जोर से गाड़ी रोकने का आग्रह करने लगती है। अब तभी उस गाँव के बाहर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे उसी गाँव के, और वह सोचते हैं कि इस गाड़ी के अंदर कोई व्यक्ति किसी लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। तो इसी वजह से वो लोग गाड़ी का पीछा करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं और उस गाड़ी को रोक लिया जाता है। इसके बाद जैसी गाड़ी रुकती है तो ड्राइवर को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो और इस बच्ची को जबरदस्ती कहां ले जा रहे हो। इसके बाद वह व्यक्ति उनसे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरी ही बेटी है और ये वैसे ही ऐसी बात कर रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हो। इसके बाद गांव वाले उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो और किस वजह से ऐसा कर रही थी। तो वह लड़की बताती है कि ये मेरा ही गाँव है और मैं अपने गाँव में घूमना चाहती हूँ, मैं आगे नहीं जाना चाहती। इस बात को सुनकर पिता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर गांव वाले इकट्ठा थे और कोई भी बात इधर उधर हो गई तो उसको पिटाई भी लग सकती है। तो वह अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी क्या आज मुझे पिटवा कर ही रहोगी, ये गांव वाले हैं, अगर तुम इन्हें सही सही नहीं बताओगी तो ये लोग मुझ पर पिटाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद वह लड़की बता देती है कि हाँ ये मेरे ही पिता हैं, लेकिन ये गाँव भी मेरा है। इस बात को सुनकर गांव वाले और उस लड़की का पिता पूरे असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि लड़की कह क्या रही है, कौन थी वह लड़की और किस वजह से इस गांव को अपना गांव बता रही थी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के साइड में ही एक गांव पड़ता है जिसके अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है पुष्पा। पुष्पा के घर में उसके पिता हैं और उसकी माँ की मौत पहले ही हो चुकी है। पुष्पा और उसका पिता उस घर के अंदर रहा करते हैं और साथ में जो पुष्पा का पिता राजवीर होता है उसका एक बड़ा भाई होता है, वो भी उन्हीं के साथ रहा करता है। ज्वाइंट फैमिली है और बड़े भाई को एक लड़का है और छोटे भाई को एक लड़की है। लेकिन उन लोगों ने एक साहूकार से कुछ कर्ज ले रखा है, जिस कर्ज की वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान रहा करते हैं और जितना भी खेतीबाड़ी करके पैसा कमाया करते हैं उस सारे पैसे को उस व्यक्ति को दे दिया करते हैं जिससे उन लोगों ने कर्ज ले रखा है। राजवीर सिंह अपनी बेटी की शादी के लिए बार बार चिंता करते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर इस तरह से चलता रहेगा तो मेरी बेटी की शादी कैसे हो पाएगी। लेकिन फिर भी वो मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्यार था। बड़े भाई की जो पत्नी थी वो अच्छी तरह से परिवार को बांध कर रखती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। पुष्पा भी अपने घर के काम काज में अपनी ताई का हाथ पटा दिया करती और इसी तरह से परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। इसके बाद एक दिन जो राजवीर सिंह होते हैं वो खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और वहां पर काम करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पर काम कर रहे थे तभी अचानक से जिस फावड़े से वो जमीन को खोद रहे थे वो फावड़ा जाकर किसी चीज से टकरा जाता है। इसके बाद राजवीर सिंह जी जैसे ही उसको देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक पीतल का मटका है जिसके अंदर ढेर सारा कीमती सामान है, सोने चांदी के सिक्के हैं और साथ में कुछ गहने भी हैं। इस बात को देखकर राजवीर सिंह को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो बार बार उसे देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है और वह सोचने लगता है कि शायद अब हमारी किस्मत बदल गई है। ऐसी चीज मिलना किस्मत बदलने का संकेत होता है और इसी वजह से जो राजवीर होता है वो सोचता है कि ठीक है इसको मैं अपने पास रख लूंगा। लेकिन अभी दिन का समय था, अड़ोस पड़ोस में खेतों में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे तो वह अभी इसको यहां से बाहर निकालना उचित नहीं समझता और वहीं पर उस पर थोड़ी सी मिट्टी रख देता है और वहां से वापस अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो गई थी और शाम के समय उसका बड़ा भाई भी वहां पर आ गया था और वह अपने बड़े भाई को इन सभी चीजों के बारे में बता देता है। कहता है कि भाई मुझे खेत के अंदर इस तरह से एक मटका मिला है और उसके अंदर सोने चांदी के कीमती सामान है, तो क्यों ना हम उसको निकाल लें। इस बात को सुनकर बड़ा भाई इस बात को मजाक में लेता है और कहता है कि छोटे क्यों मजाक कर रहा है। लेकिन जो राजवीर सिंह होता है वो अपने बड़े भाई को विश्वास दिलाता है और कहता है कि भाई मैं अभी तो उसे इसलिए नहीं लाया था कि अगर किसी को पता चल गया तो वो चीज हमारे पास नहीं रहेगी, सरकार भी उसे अपने साथ ले जा सकती है। मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया है, लेकिन जैसी थोड़ी रात होगी तो दोनों भाई चलेंगे और उसको वहां से निकाल कर लाएंगे। इसके बाद जो राजवीर सिंह का बड़ा भाई होता है वो इस चीज के लिए एग्री हो जाता है और जैसी रात होती है तो रात को दोनों भाई वहां से खेत पर जाते हैं और खेत पर जाने के बाद उस मटके को निकालकर वहां से अपने घर ले आते हैं। इसके बाद वो लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद पूरा परिवार उस खजाने को देखता है। बड़े भाई का जो लड़का था वो अभी अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था तो वो परिवार के अंदर नहीं था, यानी कि राजवीर, उसका बड़ा भाई, उसके बड़े भाई की पत्नी और उसकी बेटी जिसका नाम था पुष्पा, वो सभी लोग उस खजाने को देखते हैं और खजाने को देखने
के बाद डिसाइड करते हैं कि दोनों भाई इस खजाने को आधा आधा बांट लेंगे और आधा आधा बांटने के बाद अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। ऐसा कहकर बातें डिसाइड हो गई थी और बातें डिसाइड होने के बाद दोनों भाई अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। एक कमरे में राजवीर सोया हुआ था और उसकी बेटी पुष्पा सोई हुई थी और दूसरे कमरे में उसका बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। अब जैसे ही राजवीर के बड़े भाई की पत्नी ये सब कुछ देखती हैं तो उनकी आंखों में लालच आ गया था और इसके बाद वो चाहती थी कि ये पूरा के पूरा खजाना हमें ही मिल जाए ताकि हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। इसके बाद वह राजवीर के बड़े भाई को उसके खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है कि देखो बहुत सारा सामान है, अगर ये सारा का सारा तुम पर आ जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इससे अच्छा होगा कि तुम अपने छोटे भाई को रास्ते से हटा दो और ये सारा सामान फिर हमारा हो जाएगा, कोई भी इसका आधा हिस्सेदार नहीं बचेगा। इसके बाद बड़ा भाई थोड़ी देर के लिए चुप होता है और उसके दिमाग में भी लालच बाहर निकल कर आने लगता है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी जो भी कह रही है सही कह रही है और ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद दोनों पति पत्नी राजवीर के कमरे में जाते हैं और वहां पर बिस्तर से ही उसे दबोचकर उठा लेते हैं। उन्होंने जैसे ही राजवीर को उठाया था तो उसके बाद थोड़ी बहुत आवाज हो जाती है और यह आवाज पुष्पा को भी सुन जाती है। पुष्पा देखती है कि उसके ताऊ ताई उसके पिता को उठा रहे हैं और वह भी एकदम से खड़ी होकर अपने ताऊ ताई को रोकने लगती है। लेकिन उसके बाद जो उसकी ताई होती है वह पुष्पा को एक साइड में पकड़ लेती है और पुष्पा का ताऊ उसके पिता को इस दुनिया से विदा कर देता है। इसके बाद जब अपने पिता की ऐसी हालत वो देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन वो लोग उस पर भी रहम नहीं करते और उसे भी इस दुनिया से विदा करने लगते हैं। थोड़ी देर में पुष्पा बेहोश हो जाती है और उन लोगों को लगता है कि पुष्पा भी मर चुकी है। अब इसके बाद इन दोनों को ठिकाने लगा देना चाहिए। वह दोनों खेतों में गए थे और खेतों में वहां पर उन्होंने उनके लिए गड्ढा खोद दिया था। गड्ढा खोदने के बाद पहले वो पुष्पा के पिता को लेकर आते हैं, दोनों पति पत्नी, और उस गड्ढे में डाल देते हैं। इसके बाद वो दोनों पति पत्नी घर जाते हैं और वहां से पुष्पा को उठाकर उसी जगह पर ले आते हैं। पुष्पा अभी तक थोड़े से होश में आ चुकी थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती है और इसी वजह से वो सारा कुछ मंजर अपनी आंखों से देख लेती है। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं और पुष्पा के ताऊ ताई उन दोनों को वहीं पर डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और उन लोगों को ठिकाने लगा देते हैं। अब पुष्पा उसके अंदर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद वो लोग उस खजाने को अपने लिए यूज करते हैं और अपनी जिंदगी को और भी अच्छी तरह से बेहतर बनाते हैं। इसके बाद गोरखपुर में एक परिवार के अंदर एक लड़की का जन्म होता है, जिस लड़की के जन्म पर वो परिवार बड़ा ही खुश होता है क्योंकि पिछली 3 पीढ़ियों से उनके घर में कोई भी लड़की नहीं आई थी और आज काफी दिनों बाद उनके परिवार में एक लक्ष्मी का जन्म हुआ है। वो लोग इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं और उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करने लगते हैं। उस बच्ची का नाम उन्होंने आरोही रखा था और आरोही को अच्छी तरह से घर के अंदर रखा करते और उस घर के अंदर रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अभी तक वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आरोही को एक छोटी सी समस्या थी। जब भी कभी सोते वक्त उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा आ जाता तो वो एकदम से घबराने लगती और बहुत ही जोर से चीखने चिल्लाने लगती। जब वो छोटी थी जब भी ऐसा ही किया करती थी और बड़े होने के साथ साथ उसका ये डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब वो बड़ी होती है तो सोते समय उसके चेहरे पर कोई भी कपड़ा नहीं रखता है और ना ही दिन के समय में कभी वो अपने चेहरे को कपड़े से ढका करती थी। यानी कि जब भी आरोही के चेहरे पर कपड़ा आ जाया करता तो उसका दम घुटने लगा करता और इस बात से उसे बड़ा ही डर लगता है। उसके परिवार वाले इस बात को जाना पहचाना करते थे तो वो सोचते कि अभी बच्ची है और इसी वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके पीछे क्या वजह है और वो वजह अब उनके सामने आने वाली थी। धीरे धीरे जो आरोही होती है वो 13 साल की हो जाती है और जैसे वो 13 साल की होती है तो उसके पिता को एक जगह जाना था जहां पर वह सोचता है कि अपनी बेटी आरोही को अपने साथ ले जाता हूं। उसके बाद आरोही का पिता अपनी बेटी आरोही को अपने साथ बिठाता है गाड़ी में और वहां से उस जगह के लिए जाने लगता है। रास्ते में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है बलरामपुर और बलरामपुर के पास में ही एक छोटा सा गांव था जिस गांव से उसके पिता को आरोही को लेकर निकलना था। अब जैसे ही आरोही उस गांव के साइड में से निकलती है तो एकदम से अपने पिता से गाड़ी रोकने का आग्रह करने लगती है और कहती है कि पिताजी गाड़ी रोको, मेरा गांव आ गया है, मैं इस गांव के अंदर घूमना चाहती हूं। अब इस बात को सुनकर पिता पहले अपनी बेटी की बात को मजाक में लेता है क्योंकि आज तक आरोही ने ऐसी कोई भी बात उन्हें महसूस नहीं होने दी थी। इसके बाद वह गाड़ी को चलाता रहता है, लेकिन तभी जो आरोही होती है वो चीखने चिल्लाने लगती है और जोर जोर से कहने लगती है कि गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, ये मेरा गांव है और मैं यहां से नहीं जाऊंगी।
इस बात को उस गांव के बाहर बैठे हुए कुछ व्यक्ति सुन लेते हैं और वह एकदम से उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। गांव के ही कुछ लोगों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस भी आने वाली थी। गांव वाले उस गाड़ी का पीछा करते हैं और उस गाड़ी को रुकवा लिया जाता है। गाड़ी को रुकवाने के बाद जो आरोही का पिता होता है उसको उतार लिया जाता है और उतारने के बाद उससे पूछा जाता है कि भाई दिन दहाड़े तुम लड़कियों को ऐसे उठाकर अपने साथ ले जा रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद आरोही का पिता कहने लगता है कि कौन सी लड़की, ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को लेकर फलानी जगह जा रहा हूं और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद गांव वाले उस लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटी क्या सच में ही ये तेरे पिता हैं? तो आरोही कह देती है कि हाँ जी ये मेरे पिता हैं, लेकिन ये मेरा गांव है और अपने गांव में घूमने के लिए मैं अपने पिता से गाड़ी रोकने के लिए कह रही थी और तभी आप लोगों ने आकर गाड़ी को रुकवा दिया। अब इस बात को सुनकर आरोही का पिता बड़ा ही हैरान होता है क्योंकि उसकी बेटी ने आज तक ये गांव नहीं देखा था और इस गांव को वो अपना गांव बता रही थी और इसमें घूमने के लिए कह रही थी। इधर जो गांव वाले हैं वो भी इस बात को देखकर हैरान है क्योंकि इस लड़की को आज तक उन्होंने इस गांव में नहीं देखा था और यह लड़की इस गांव को अपना गांव बता रही थी। इसके बाद गांव वाले उस लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटी तेरे पिता कौन है, अगर तू इस गांव की है तो तेरा घर कहां है। इसके बाद जो आरोही होती है उन सभी को लेकर वहां से गांव की तरफ चलने लगती है। इतनी देर में वहां पर पुलिस भी आ गई थी और पुलिस आकर मामले को संज्ञान में लेती है। तो गांव के लोग पुलिस वालों को पूरा मामला समझाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की ऐसे ऐसे गाड़ी में जा रही थी और ये कह रही है कि ये इसी का गांव है। लेकिन गांव के अंदर ज्यादातर सभी लोग एक दूसरे को जाना पहचाना करते हैं और इस लड़की को उन लोगों ने कभी भी गांव के अंदर नहीं देखा था। इसके बाद जो पुलिस वाले थे वो भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं और आरोही सबको लेकर गांव की गलियों में ऐसे जाने लगती है जैसे न जाने कितने दिनों तक वो यहाँ पर रही हो और इन गलियों से वो अच्छी तरह से वाकिफ हो। धीरे धीरे चलते चलते वह घर के सामने पहुंच जाती है। जो घर काफी ज्यादा आलीशान बना हुआ था, उस घर के अंदर गाड़ी भी खड़ी हुई थी और उसे अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था। इसके बाद वह वहां जाकर घर वालों की तरफ आवाज लगाने लगती है तो अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और पूरी शानो शौकत से वो जिंदगी जिया करता है। उसके बाद जो आरोही होती है उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने लगती है कि पुष्पा कहाँ है। अब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की के मुंह से पुष्पा का नाम सुनता है तो एकदम से उसे हैरानी सी होने लगती है और वो कहता है कि बेटा तुम कौन हो और किस पुष्पा के बारे में जानना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं उस पुष्पा के बारे में जानना चाहती हूँ जो तुम्हारे भाई की लड़की थी और तुम्हारा भाई भी कहाँ गया हुआ है। इसके बाद गांव के कुछ लोग उससे कहने लगते हैं कि इसका भाई तो शहर में रहा करता है और वहीं पर इसकी बेटी रहा करती है। इसने कई बार गाँव वालों के इस बारे में बता दिया है, लेकिन तुम बेटी यहाँ पर क्यों आई हो और क्या साबित करना चाहती हो। इसके बाद जो आरोही है वो कहने लगती है कि पुष्पा के बारे में मैंने इसीलिए पूछा है ताकि आप लोगों के सामने सच्चाई आ सके। यही आपको बता दे तो ही अच्छा है, वरना अगर मैंने बताया तो बहुत कुछ आपको ऐसा सुनने को मिलेगा जिसके बाद आप लोग परेशान भी हो सकते हो। उसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति घर के अंदर से निकला था वह कहने लगता है कि बेटी तू कौन है और तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल तुझे कहना क्या है, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं। तो उसके बाद आरोही गांव वालों के सामने, पुलिस के सामने और सभी के सामने सच्चाई को बयां करने लगती है। वह कहती है कि पुष्पा और उसका पिता राजवीर दोनों को तुम दोनों पति पत्नियों ने मौत के घाट उतार दिया और उन्हें अपने खेत के अंदर दफन कर दिया है। मैं वही पुष्पा हूं जिसको तुमने जिंदा ही दफन कर दिया था और उसी वजह से बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगा करता है जब भी मेरे चेहरे पर कोई कपड़ा आ जाता है, क्योंकि मेरा दम घुटने लगता है और वो पल मुझे याद आ जाते हैं जिस पल के अंदर आप लोगों ने मुझे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया था और दम घुटने की वजह से मैं इस दुनिया को छोड़कर ऊपर वाले के पास चली गई थी। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने छोटे भाई और उसकी बेटी को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या करोगे ऐसी धनो दौलत का। इस बात को सुनने के बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो भी एकदम से हैरान हो जाता है और गांव वाले भी इस बात को सुनकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और पुलिस वाले एकदम से अलर्ट मोड पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह लड़की किसी व्यक्ति के कत्ल के बारे में बात कर रही थी और इसी वजह से पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। इसके बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बातों को छुपाने के लिए कहने लगता है कि ये लड़की तो पागल हो गई है, ये किस तरह की बात कर रही है। मेरा भाई और उसकी बेटी तो शहर में कमाया करते हैं और उसी की वजह से आज हमारे पास इतना बड़ा मकान है और हमने साहूकार के पैसे भी चुका दिए हैं। लेकिन तभी जो लड़की आरोही होती है वो उनको बताती है कि मैं पहले जन्म में पुष्पा थी और मेरे साथ ही इन लोगों ने यह किया था और इसका कारण था वह खजाना, जो खजाना मेरे पिता को मिला था, जिसको पाने के बाद हम लोग बड़े ही खुश थे और रात के समय मेरे पिता ने उसमें से एक अंगूठी भी अपनी उंगली में पहनी थी, जिस अंगूठी को पहनकर वो बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे। लेकिन जैसे हम लोग आराम करने के लिए अपने बिस्तरों पे जाते हैं तो ये दोनों पति पत्नी आते हैं और हम लोगों को इस दुनिया से विदा कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले आगे आते हैं और आगे आने के बाद उससे कहने लगते
लगते हैं कि बेटी वो बात तो ठीक है जो तुम बता रही हो वो सच भी हो सकता है, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। इस बात को सुनने के बाद जो आरोही थी वो कहने लगती कि सबूत क्यों नहीं है, सबसे पहले तो मैं ही आपके सामने सबूत हूं। अगर जो मैं बात कह रही हूं वो झूठ होती तो मेरे ताऊ जी के चेहरे से पसीने नहीं छूटते। अगर फिर भी आपको सबूत चाहिए तो उसके बाद आप चलिए, मैं आपको उस जगह को दिखा देती हूं जहां पर इन दोनों ने मुझे और मेरे पिताजी को दफन किया था, और वो जगह आज भी मुझे याद है। तभी जो आरोही का पिता होता है वो उनसे कहने लगता है कि साहब ये बात मुझे भी सच लग रही है, क्योंकि बचपन से ही जब भी मेरी बेटी के चेहरे पर कोई कपड़ा आ जाता है तो एकदम से वो बहुत ज्यादा तड़पड़ाने लगती है और उसका दम घुटने लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात पर विश्वास है और आप लोगों को चलकर देखना चाहिए। लेकिन जो पुष्पा का ताऊ जी होता है वो उनसे मना करने लगता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी बच्ची तुम्हें बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही है, मेरा भाई और उसकी बेटी तो शहर में आराम से रहा करते हैं। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो आरोही की बात पर अमल करने का सोचते हैं। पूरे गांव वाले पुलिस वालों के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उस जगह को खोद कर देखा जाता है। इसके बाद जैसे उस जमीन को खोदा जाता है तो उस जमीन के अंदर उसी तरह से दो कंकाल मिलते हैं जैसा कि आरोही बता रही थी, जिस तरह से उन लोगों ने उनको दफन किया था। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उनको इस कंकाल के उंगली में से वो अंगूठी भी मिल जाती है जिस अंगूठी का जिक्र आरोही ने किया था। पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है और उसके बाद जो पुष्पा के ताऊ ताई थे उन दोनों को पकड़कर हिरासत में ले लिया जाता है। उन लोगों पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाती है और जब उनके घर को अच्छी तरह से चेक किया जाता है तो घर के अंदर कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। लगभग 8 से 9 सोने के सिक्के थे जो कि काफी ज्यादा पुराने प्रतीत हो रहे थे। उसके बाद पुलिस वाले तरह तरह के सबूतों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद जो आरोही होती है वो अपने पिता के साथ वहां से चली जाती है और अपने पिता के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक 13 साल की लड़की को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गई और उसके बाद उसने अपने पिछले जन्म के कातिलों को पुलिस के हवाले करवा दिया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो पुष्पा के ताऊ जी थे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्राइम करने के बाद सोचा कि इस क्राइम को कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अंत के दर्जे उन्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।